रागिनी और रमेश गर्मियों की छुट्टियों में अपने नानी के घर गए थे, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मुनस्यारी में था। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा और चारों तरफ घने जंगल बच्चों को बहुत भाते थे। नानी के घर में उनके नाना नानी के साथ साथ उनके मामा मामी और उनका बेटा निमित भी रहता था। निमित भी 15 साल का था, बिल्कुल रागिनी और रमेश की उम्र का। जब तीनों बच्चे मिले तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे दिन वे मस्ती करते, खेलते और नए नए एडवेंचर की योजना बनाते। रात को तीनों ने खूब खेल खेले, हंसी मजाक किया और फिर खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लेकिन बच्चे तो बच्चों की तरह थे, सोने का नाम ही नहीं था। रागिनी की मां ने कमरे में आकर कहा, चुपचाप सो जाना, सबको सुबह जल्दी उठना है। तीनों ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उनकी आंखें अभी भी मस्ती के लिए चमक रही थी। जब सब सो गए तो निमित ने धीरे से कहा, चलो कोई गेम खेलते हैं। रागिनी और रमेश ने पूछा, कौन सा गेम भाई? निमित ने अपनी अलमारी खोली और एक पुराना सा बोर्ड निकाला जिस पर कुछ अजीब अजीब अक्षर और शब्द लिखे थे। ये था ओएजा बोर्ड, जिससे भूत प्रेत बुलाए जाते हैं। रमेश उसकी बात सुनकर घबरा कर बोलता है, नहीं नहीं, ऐसे गेम नहीं खेलना है। रागिनी ने भी अपने डर को छिपाते हुए बोलती है, हाँ मुझे भी नहीं खेलना। मैं आस्था वर्मा की हॉरर कहानियां पढ़ती हूँ और यूट्यूब पर सुनती भी हूँ। उसमें साफ बोला जाता है कि ऐसे गेम से दूर रहना चाहिए, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। निमित उन दोनों की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, क्या यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग बस डराने के लिए ऐसा बोलते हैं। तुम उनकी बातों में क्यों आ रही हो? चलो, कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वो उन दोनों को मनाने लगता है। रमेश धीरे धीरे उसकी बात मानकर बोलता है, हाँ मैं भी मान गया, चलो खेलते हैं। लेकिन रागिनी का मन अभी भी नहीं मान रहा था। फिर निमित और रमेश मिलकर धीरे धीरे रागिनी को भी मनाने लगते हैं। आखिरकार रागिनी भी मान जाती है। निमित फिर कमरे का दरवाजा बंद करता है और कमरे की लाइट बंद करके वो माचिस से कैंडल जलाता है और बोर्ड के आसपास कैंडल्स की एक गोल घेरा बना देता है। तीनों फिर घेरा बनाकर बैठ जाते हैं। निमित फिर उत्सुकता से कॉइन को बोर्ड पर रखकर बोलता है, अगर इस कमरे में कोई भी भूत है तो हमारे आओ। इस कमरे में कोई भूत है क्या? लेकिन कॉइन बिल्कुल भी नहीं हिलता। निमित फिर से बोलता है, क्या इस कमरे में कोई भूत है? क्या कोई हमारी आवाज सुन सकता है? पर इस बार भी कॉइन ज्यों का त्यों थी। रमेश ये देखकर हंसते हुए बोलता है, देखो ये सब बकवास गेम है, अब चलो सो जाते हैं, वैसे भी मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर वह खड़ा होने लगता है। तभी कैंडल्स की लौ अपने आप हिलने लगती है और कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है, जिससे सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब तीनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। रागिनी फिर फुसफुसाते हुए बोलती है, ये क्या हुआ? कहीं सच में कोई कमरे में आ तो नहीं गया ना? रमेश भी घबराते हुए बोलता है, ये तो बहुत अजीब है। निमित फिर हिम्मत जुटाते हुए बोलता है, क्या कमरे में हमारे अलावा कोई आत्मा मौजूद है? अगर है तो जवाब दो। निमित के इतना बोलते ही कॉइन अपने आप यस पर जाकर रुक जाता है। ये देखकर रागिनी, रमेश और निमित तीनों एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखने लगते हैं। रागिनी फिर डरते हुए बोलती है कि कौन हो तुम और तुम्हारा नाम क्या है? तो कॉइन अपने आप एक नाम पर जाकर हिलने लगता है और वह नाम था डेविल। डेविल नाम सुनकर तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी कमरे में अचानक एक अजीब सी हंसी गूंजने लगती है और कोई हंसते हुए बोलता है, यहाँ आ गया हूँ मैं और अब तुम तीनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। डेविल की यह बात सुनकर रमेश रोने लगता है और मम्मी का नाम लेते हुए जैसे ही घेरे के बाहर निकलता है, तभी अचानक मोमबत्ती जो जल रही थी वो बुझ जाती और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। निमित भागकर कमरे की लाइट ऑन करता है। रागिनी अपने भाई रमेश की तरफ देखती है तो उसकी चीख निकल पड़ती है, क्योंकि रमेश की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और उसका चेहरा भी दिखने में एकदम डरावना लग रहा था और वह एक डरावनी हंसी के साथ रागिनी और निमित को देख रहा था। रागिनी और निमित रमेश को उस हालत में देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी चीख सुनकर नाना, नानी, मामा, मामी और बाकी सब लोग तुरंत उनके कमरे में आ जाते हैं। जब नाना नानी ने रमेश को देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि वह किसी बुरी आत्मा के वश में आ चुका है। रमेश की आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरा डरावना लग रहा था। नानी तुरंत घर के मंदिर में भागती है और वहां से गंगाजल लेकर आती है। वो फिर बिना समय गंवाए गंगाजल रमेश पर छिड़क देती है। जैसे ही गंगाजल उसके ऊपर गिरता है तो रमेश जोर से चिल्लाता है और फिर बेहोश हो जाता है। सब लोग घबराकर उसे उठाकर गांव के मशहूर महापंडित के पास ले जाते हैं। महापंडित तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू करते हैं। 5 घंटे तक लगातार यज्ञ चलता रहा। मंत्रों की आवाज और धुएं की गंध से माहौल गंभीर और डरावना बना हुआ था। आखिरकार
5 घंटे बाद वह बुरी आत्मा रमेश के शरीर को छोड़कर चली जाती है। जब रागिनी और निमित के मम्मी पापा पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, तो दोनों ने पूरी सच्चाई बता देते कि उन्होंने ओजा बोर्ड से आत्मा बुलाने की कोशिश की थी। ये सुनकर उन्हें बहुत डांट पड़ती है। महापंडित फिर गंभीर आवाज में बोलते हैं, बच्चों को घर ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना अगली बार मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सब लोग फिर चुपचाप घर लौट आते हैं और तीनों बच्चे ने उस दिन कसम खाते हैं कि वे कभी भी जीवन में अब ऐसे खेल नहीं खेलेंगे।